होते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकते, तब हमारा क्या होता है, फॉरगेटिंग हो जाता है। सो फॉरगेटिंग वन काइंड ऑफ इनएबिलिटी है। एबिलिटी, इनएबिलिटी मीन्स एबिलिटी का ऑपोजिट, आपका क्षमता के बाहर कोई चीज को आप रिमेम्बर नहीं कर सके, दैट इज कॉल्ड इनएबिलिटी। आपके पास एबिलिटी उसके लिए नहीं है। तो फॉरगेटिंग इज इनएबिलिटी टू रिकॉल ए लर्न टॉपिक और इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सीन ऑब्जेक्ट। कोई चीज को आप देखे थे, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई चीज को आपने पढ़ा था बट आप भूल गए, तो ये होता है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग वन काइंड ऑफ इनएबिलिटी है। एबिलिटी होने से क्या होता है, आपका क्षमता होता है, दैट मीन्स आपके पास एक कैरेक्टर है जिसके थ्रू आप मेमोराइज कर सकते हैं हर एक चीज को। बट ये क्या है, ये वन काइंड ऑफ इनएबिलिटी है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज को भूल जाते हैं। कोई भी चीज को, दैट इज मैंने उसको लर्न किया था या फिर मैंने उसको देखा था, तो वो चीज मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, वॉइस आ रहा है अभी? क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो। यहाँ पे मैंने ना ज़्यादा नहीं दिया बिकॉज़ फॉरगेटिंग का क्वेश्चन उतना ज़्यादा आता भी नहीं है। ऐसा भी आता है कभी-कभी, कन्फ्यूज़न करके देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी? राइट अबाउट इट्स स्टेप्स, देन अगेन कंपेयर विद द फॉरगेटिंग पार्ट। तो उसमें तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए फॉरगेटिंग को कम पढ़ेंगे। ठीक है? ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ओनली इन्फॉर्मेशन वन टाइम के लिए रखिएगा एंड नोट डाउन करके रखेंगे। बट एग्जाम में जब प्रिपेयर करेंगे ना, तो मेमोरी पार्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, फॉरगेटिंग पार्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, बिकॉज फॉरगेटिंग रिलेटेड टू मेमोरी है, तो कंपैरिजन आ सकता है। अब वो पूछ सकता है कि राइट अबाउट मेमोरी और राइट अबाउट फॉरगेटिंग इन कंपैरिजन टू मेमोरी। मेमोरी के कंपैरिजन में फॉरगेटिंग क्या है, डिफरेंस पूछ रहा है कि उसके अंदर क्या क्या अलग है, अलग अलग चीजें हैं या विशेष गुण है। तो उसको आप लिखोगे जब ना, तो सेपरेट करके भी सोचना पड़ता है। कैसे आप सेपरेट करेंगे? इंट्रोडक्शन के बेसिस पे सेपरेट करेंगे, फिर होता है उसके कंसेप्ट के बेसिस पे थोड़ा बहुत सेपरेट करेंगे, एंड उसके डेफिनेशन के बेसिस पे सेपरेट करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन दोनों के लिए अलग अलग है। अभी क्या होता है, मेमोरी में एबिलिटी है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एबिलिटी टू रिकॉल, रिकॉग्निशन, स्टोरेज, दैट इज हमने पढ़ा था एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, एंड रिट्राइवल, इतना पढ़ा था। बट इसमें क्या होता है ना, आप कोई चीज भूल जाते हो, तो उसको रिमेम्बर नहीं कर सकते, इजीली रिमेम्बर नहीं होता। सो इट इज वन काइंड ऑफ इनएबिलिटी। सो ये की लाइन दिया गया है इंट्रोडक्शन में, उसके बाद आप डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दो, सो एनी वन दे सकते, बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन। जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसको ही एनकाउंटर करते हुए आप लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ड्रिवर। ड्रिवर हिंदी में भी लिख रहे हैं तो ड्रिवर आएगा। ठीक है, ड्रिवर के अकॉर्डिंग मैंने ये ऐसे उल्टा लिखा, तो ये दो प्रोसेस में लिख सकते हैं। एक इजी प्रोसेस मैंने बोला था कि जैसे आपने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कैसा लिखना है। यहाँ पे देखिए, ऐसे आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू ड्रिवर, आपने मेंशन किया। ठीक है, ड्रिवर करके आपने क्या किया, ऐसे सेमी कॉलन दिया, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, एंड पूरा चीज को लिखा। तो पूरे चीज को ना आप सेंटेंस वाइज इधर नहीं लिखेंगे, ओनली क्या करेंगे, इतने पार्ट में लिखेंगे। दैट मीन्स ऐसा 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 ऐसा। तो मैक्सिमम आपका ना 10-15 लाइन्स भी ले लेता है, बिकॉज जितना बड़ा आप इंट्रोडक्शन के बाद लिख रहे हैं डेफिनेशन, उतना बड़ा अगर डेफिनेशन आपने हाफ पेज में लिखा, तो क्या हो जाएगा, बहुत स्पेस खाएगा। ठीक है, अगर हम पूरे लाइन को कवर करके लिखते हैं तो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब आपका पेजेस कवर नहीं होंगे। तो पेजेस को कवर अप करने का ये ट्रिक था। ठीक है, इसी ट्रिक में मैक्सिमम लोग लिखते हैं। अगर सपोज कोई जगह पे आपका पेपर शॉर्ट होता है, तो आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी मेंशन किया है फॉरगेटिंग में डेफिनेशन पार्ट को, वैसा आप भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने लिखा, उसके बाद आपने क्या किया, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके मेंशन कर दिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ड्रिवर का नाम मेंशन कर देंगे। एंड उसको लिखने के बाद और एक बेसिक चीज़ बता दूँ, एएनयू बच्चे एंड कुरुक्षेत्र बच्चे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबको बता रही हूँ कि बेसिक रहता है ना अंडरलाइन करना। जैसे आप कोई हेडिंग दे रहे हैं, तो हेडिंग को थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए आपके पास ओनली टू टाइप्स के पेन है। पेन के कलर ज़्यादा वेरिएंट आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ग्रीन, ब्लू, सॉरी, रेड यूज़ नहीं कर सकते, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, ये सब यूज़ नहीं कर सकते। ये आप नोट्स प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते। क्या यूज़ करेंगे, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक, हाँ क्या बोले?
नो, 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 नो हाइलाइटर, नथिंग। आपको इवन इफ व्हाइटनर भी यूज़ नहीं करना है, नो व्हाइटनर, ओके? आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन होंगे ना, तो उनके रूल्स रहते हैं। एग्जामिनर जो रहता है ना, पहले तो प्रिंसिपल आपको एग्जाम से पहले आप लोगों को कुछ कुछ नोटिस भेजेगा। उसमें ये सारा मेंशन रहेगा। आपके लिए जो पर्टिकुलर एग्जामिनर्स हैं वो आपको एक ऑनलाइन क्लास करेंगे, उसमें डेमो भी देंगे। अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है तो वहाँ पे आपको डेमो भी दिया जाएगा कि आपको कैसे कैसे लिखना है। वो मेंशन कर देगा कि ओनली ब्लू में लिखे। बट मैक्सिमम टाइम वहाँ पे और एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये स्कैन होता है पेपर। सो आपको यू कैन यूज ओनली ब्लैक एंड ब्लू। अगेन ब्लैक में आप डार्क ब्लैक यूज करेंगे, लाइट ब्लैक बिल्कुल नहीं। जो 3 रुपीज वाला आप लोग यूज करते हैं यूज एंड थ्रो, उसको यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वो डार्क नहीं होता। तो 5 रुपीज वाला कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डार्क है। एंड जेल पेन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज कॉपीज क्या होते हैं ना, आफ्टर एग्जामिनेशन ये सेंड किए जाते हैं आपके रेस्पेक्टिव कॉलेजेस को बाय आपका जो भी सिस्टम है। दैट मीन्स वो सर गए तो सर लेके जाएंगे, और बाय बस और बाय ट्रेन। ठीक है? ये कॉपीज अगर ऑनलाइन होता है तभी जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर बारिश हो गया कुछ हो गया, जेल पेन रहेगा तो वो स्प्रेड हो जाएगा। तो आप लोग जेल पेन भी यूज नहीं करेंगे, ओनली ब्लैक एंड ब्लू। इवन आप ब्लू के जो सेट्स यूज करेंगे तो डार्क ब्लू यूज करेंगे, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू बिल्कुल नहीं। सो ब्लैक से क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे मेनी टाइम्स यू यूज दिस वर्ड जस्ट लाइक फॉरगेटिंग। तो फॉरगेटिंग इज स्पेशल वर्ड हो गया ये ना, वन काइंड ऑफ स्पेशल वर्ड। सो बार बार आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करने के लिए हाईलाइटर नहीं चाहिए, यहाँ पे आप ओनली यूज करेंगे ब्लैक पेन, उसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। मुझे ये चाहिए तो ये अंडरलाइन हो गया। दैट मीन्स पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन नहीं करना है, जहाँ पे फोकस डालना है, which word needs some focus, सो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको फोकस करने के लिए या फिर थोड़ा सा जैसे प्रोमिनेंट हो उसके लिए अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है? सो ये चीज़ आज जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए बोल रही हूँ। कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट कुछ ज्वाइन किए हैं आज, इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट की। ओके? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे मेंशन क्या है देखिए, फॉरगेटिंग, दैट इज फॉरगेटिंग मीन्स, या फॉरगेटिंग मीन्स फेल्यूर एट एनी टाइम टू रिकॉल और एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू और टू परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली लर्नड। ठीक है? हिंदी में बोले तो जो कि आपने पहले से सीखा है, जो चीज आप पहले से सीख चुके हैं, ठीक है, बट बाय एनी चांस कोई भी टाइम पे आप उसे रिकॉल कर रहे हैं बट याद नहीं आ रहा, आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं बट याद नहीं आ रहा। तो ये चीज ड्रीवर ने बताया था कि फॉरगेटिंग होता है एक ऐसा एबिलिटी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि मेमोरी को याद करना चाहते हैं बट आपको याद ही नहीं आता बार बार। सो ये हो गया एबिलिटी नहीं आएगा, ये एक इनएबिलिटी है। पहले एबिलिटी बोल के आप लिख सकते हैं, उसके बाद लगा दीजिएगा इनएबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे नॉट नेवर यूज नहीं होता है। ठीक है? इनएबिलिटी आप यूज कर सकते हैं। सो फॉरगेटिंग मीन्स फेल्यूर एट एनी टाइम। कोई भी चीज में आप अगर याद नहीं कर सके, दैट मीन्स आप फेल्यूर हो गए वो चीज को याद करने के लिए। और एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू, ऐसा कुछ फेल्योरिटी आप जब कोई न्यू चीज को करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एंड आप आपने क्या किया, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को क्या क्या यूज किया उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, बट आपको वो पास्ट एक्सपीरियंस भी याद नहीं आ रहा। तो ये एक हो गया फेल्यूर। आप सक्सीड नहीं हो रहे, बार बार इनेबल हो रहे। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग by using your past experience, because already that past experience would be vanished, वो vanished हो चुका है, आपके दिमाग से चला जा रहा है। तो इसलिए रिमूव हो गया वो एक्सपीरियंस, इसलिए आप कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? ये ड्रिवन ने बताया। अभी नेक्स्ट आता है, फॉरगेटिंग इज द फेल्यूर ऑफ इंडिविजुअल टू रिवाइव इन कॉन्सियसनेस एन आइडिया और ग्रुप ऑफ आइडियाज विदाउट द हेल्प ऑफ ओरिजिनल स्टिमुली। यहाँ पे ना बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं, दैट्स लाइक रिवाइव, कंसियसनेस, ग्रुप ऑफ आइडियाज, ओरिजिनल स्टिमुली, ये 4 वर्ड्स हैं। ठीक है? अभी स्टिमुली क्या है मैं पहले भी बता चुकी, स्टिमुली होता है आउटर फोर्स। आउटर फोर्स ये एक्सपीरियंस के तौर पे भी आ सकता है, कोई किसी के आइडियाज के तौर पे भी आ सकता है, कोई एक फोर्स के तरह तौर पे भी आ सकता है, या फिर जस्ट लाइक वी आर डिस्कसिंग ना, तो ये डिस्कशन के तौर पे भी आ सकता है। दैट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन आउटसाइड से आपके बॉडी में एंटर करे तो दैट इज कॉल्ड स्टिमुली, एंड व्हिच अफेक्ट्स अ लॉट, बहुत ही अफेक्ट करता है आपके बॉडी को। एंड ये जो टर्म मैंने यहाँ पे मेंशन किया, रिवाइव, रिवाइव दैट मीन्स होता है अगेन उसको लाइफ स्पैन देना,
दैट मीन्स हम अगर बायोलॉजी के वर्ड्स में थोड़ा समझाएँ तो रिवाइव होता है किसी चीज़ों को जिसमें जान नहीं उसमें जान देना होता है। ठीक है? तो यहाँ पे रिवाइव जो है दैट मीन्स वो स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बताया गया है, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं रिट्राइव भी। रिट्राइव यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिसाइकिल बिन में कोई चीज़ चला गया दैट मीन्स आपने कोई फ़ोल्डर को डिलीट कर दिया तो रिसाइकिल बिन में गया। वहाँ से अगेन आप क्या कर सकते हैं परमानेंटली डिलीट नहीं करके रिट्राइव कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मतलब उसको वापस से आपने रिटेन किया आपके स्टोरेज में। सो फॉरगेटिंग इज़ द फेल्योर ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल और व्यक्तिगत इंसानों का क्या है? फेल्योरिटी है। दैट मीन्स वो फेल होता है, सक्सीड नहीं होता है। किस क्या करने में? किस चीज़ में फेल होगा कि वो कोई इंफॉर्मेशन को रिट्राइव नहीं कर सक रहा या याद नहीं कर सक रहा। इन कॉन्सियसनेस मीन्स कॉन्सियस माइंड में मैंने बोला था आपका स्टेट माइंड का स्टेट होता है। इंडिविजुअल्स माइंड स्टेट इज टू टाइप्स। One is consciousness, another one is unconsciousness. Consciousness means when your all type of senses are active, very active. आपके जितने भी स्नायु हैं, आपके जितने भी सेंसेस है बहुत ही वर्क कर रहे हैं, क्रियाशील है, तब उसको बोलते हैं कॉन्सियसनेस। मीन्स आपका बॉडी पूरा एक्टिव है, आप बहुत ही वीक नहीं है, स्ट्रांग है, एंड आप सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ सक रहे हैं, उसको एनालाइज कर सक रहे हैं, अवलोकन कर सक रहे हैं। ठीक है? अभी इसके ऑपोजिट में क्या आया? अनकॉन्सियसनेस। दैट मीन्स विदाउट कॉन्सियस पावर, आपके पास जो सेंस ऑर्गन्स है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे। तो दैट मीन्स क्या हो गया? नॉन फंक्शनल। फंक्शनल होता तो आप क्या करते? मेमोरी को स्टोर करते। नॉन फंक्शनल हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा है। तो काम अगर नहीं करता तब आप अगर कुछ करते तो वो चीज़ तो याद भी नहीं रहेगा। बट यहाँ पे बोला गया जो कि आप कंसियसनेस माइंड पे पहले से ही इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखे हैं, आपके माइंड में फिक्स्ड करके रखे हैं, वैसे चीज़ को आप भूल जाते हैं। ठीक है? उसको फिर से रिपीट नहीं कर पाते हो, याद नहीं कर पाते हो रिपीटेडली। तो उसको कहा जाता है क्या? फॉरगेटिंग। तो फॉरगेटिंग इज द फेल्योर ऑफ इंडिविजुअल टू रिवाइव इन कॉन्सियसनेस एन आइडिया। एक आइडिया को याद करने के लिए या ग्रुप ऑफ आइडियाज को याद करने के लिए क्या करेंगे? विदाउट द हेल्प ऑफ ओरिजिनल स्टिमुली। कोई एक पुश करेगा, फोर्स लगाएगा, बाहर से आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि याद करो। मैंने कुछ वर्ड्स बता दिया रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो आपको याद नहीं आ रहा, मैंने वर्ड्स बता दिए तो याद आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट नहीं करूंगी, आपको खुद से अगर कोशिश करना है तो आप कर सकते हो। तो आप अपने कॉन्सियसनेस में अगर उसको याद करते हो एंड आप फेल्योर रहते हो, उसे हम फॉरगेटिंग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू भाटिया। अकॉर्डिंग टू भाटिया। तो भाटिया के अकॉर्डिंग ये बताया गया। अभी देखिए टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? दो टाइप के हर एक चीज होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। दैट इज कॉल्ड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को यहाँ पे हमने मेंशन किया मॉर्बिड। मॉर्बिड नेचुरल फॉरगेटिंग, आर्टिफिशियल फॉरगेटिंग को यहाँ पे हमने मॉर्बिड फॉरगेटिंग बोला। सो मॉर्बिड फॉरगेटिंग अदरवाइज क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आता है 4 मार्क्स का एंड वहाँ पे मेंशन रहता है मॉर्बिड फॉरगेटिंग, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको आर्टिफिशियल फॉरगेटिंग हमने मेंशन किया था। सो इन नेचुरल और पेसिव फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग ऑकर्स विद द लैप्स ऑफ टाइम इन ए क्वाइट normal way without any intention of forgetting on the part of the individual। ठीक है? आप नॉर्मल वे में अपने नेचुरल जो प्राकृतिक वे से प्रकृति के अनुसार कोई चीज होता है ना, आपने बहुत इंफॉर्मेशन कैरी किया। ठीक है? आज के दिन में आपने बहुत सारे थॉट्स कैरी किए, तो वो चीजों को ना आप कल तक भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें से जो चीज याद रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। इम्पोर्टेंट वन को आप क्या करते हैं? सेपरेट करके स्टोर करके रखते हैं, बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। कल क्या खाया था, 5 दिन पहले क्या खाया था, आपको पूछा जाए आप याद नहीं रख सकते। 5 दिन पहले आपने कौन से कपड़े पहने थे, आपको याद नहीं रहता। आप कहाँ गए थे, याद नहीं है। कौन सा टाइम में किसको फ़ोन किए थे, याद नहीं है। इवन इफ कभी-कभी हम फ़ोन नंबर भी भूल जाते हैं। तो ये नेचुरल है, बिकॉज़ टाइम लैप्स के साथ जितना ड्यूरेशन रहता है, ठीक है? आपका जैसा शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक मैक्सिमम रेंज रहता है, जैसे कि 15 टू 30 सेकंड। इसके अंदर जितना चीज़ें आप याद रख रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट में आप उस चीज़ को भूल जाएँगे, ठीक है? अभी एक्यूरेटली हमने जो-जो पढ़ा उस चीज को अगेन रिपीट कर सकते क्या? पर्टिकुलर उसी वर्ड्स को रिपीट कर सकेंगे क्या? अगर आप पूछोगे तो वो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बट एक्सप्लेनेशन सेम रहेंगे, बट
उस वर्ड्स को हम बदल सकते हैं बिकॉज वो हमें रिमेम्बर नहीं रहता। तो वही चीज़ है, नेचुरल वे से टाइम के साथ, समय के साथ आप अगर कोई चीज़ को भूल जाते हैं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा है या फिर कोई इंटेंशनली आप भूल नहीं रहे हैं, इंटेंशन नहीं है, विदाउट एनी इंटेंशन टू फॉरगेटिंग, आप क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को भूल जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल फॉरगेटिंग। नेचुरल फॉरगेटिंग ये इंडिविजुअल्स का एक लाइफ का पार्ट है, पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। बिकॉज इंडिविजुअल जब ग्रो करते हैं तो इतने सारे इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं जो वो धीरे धीरे जितना यूज होता है उनके डेली लाइफ में, या फिर रिलेटेड टू देयर रिलेशनशिप, दे रिलेटेड टू देयर फैमिलीज और ब्लड रिलेशन और एनी टाइप ऑफ स्टडीज रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जितना चाहिए उतना याद रखते हैं, बाकी सारी चीज को वो भूल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल और नेचुरल फॉरगेटिंग। नेचुरल फॉरगेटिंग इज ऑल्सो नोन एज पेसिव। पेसिव क्यों बोला जाता है, विदाउट एनी फोर्स अगर कोई चीज होता है, विदाउट एनी एनर्जी और विदाउट एनी फोर्स और विदाउट एनी टाइप ऑफ स्टिमुली, आउटर फोर्स या फिर आउटर कोई भी सपोर्ट नहीं किया है, एंड आप उस चीज को नॉर्मल वे से भूल जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेसिव। अगर यहाँ पे एनर्जी लगता है या फिर कोई आपको भूलने के लिए हेल्प कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड टाइप, मीन्स यहाँ पे एबनॉर्मल फॉरगेटिंग है। यहाँ पे हम एक्टिव बोल सकते हैं या फिर मॉर्बिड बोल सकते हैं। अभी बोल रहे हैं कि नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, प्राकृतिक उपाय से समय के अनुसार आप कोई चीज़ों को भूल जा रहे हैं, आप उसे दोहरा नहीं सकते या फिर रिपीट नहीं कर सकते, तो इसको हमने कहा प्राकृतिक, जहाँ पे एनर्जी या फिर आउटर स्टिमुली या फिर बाहर से कोई भी आकर्षण गति नहीं है, कुछ भी ये सब नहीं है। ठीक है हिंदी बच्चे। अभी क्या हो गया, इन मॉर्बिड में क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल हुआ था तो मॉर्बिड हो गया एब नॉर्मल, उसका ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक पर्सन क्या करेंगे, मुझे कुछ चीजों को भूलना है तो और एक पर्सन आके मुझे हेल्प करेगा इस चीज को भूलने के लिए, that is called morbid type. So in morbid or abnormal forgetting, one deliberately tries to forget something. मैं बहुत कोशिश करूंगी खुद से ये चीजों को भूलने के लिए। जैसे समटाइम्स होता है ना, वी फेस लॉट ऑफ क्या बोल सकते हैं लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और लॉट ऑफ डिफिकल्टीज और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ और भी बहुत सारी चीज़ आते हैं, हर्डल्स आते हैं और ऑब्स्टैकल्स आते हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते या फिर बहुत ही मुश्किल से सॉल्व करते हैं, तो उस चीज़ को आप भूलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप भूलना कैसे, कैसे भूलते हैं, कहीं घूमने गए, कोई अलग चीज़ में एंगेज हो जाते हैं, अलग काम में एंगेज हो जाते हैं, उस चीज़ को फोर्सफुली भूल रहे हैं। सो आप ट्राई करिए, इंडिविजुअल ट्राइज टू फॉरगेट इट। ओके, फोर्सफुली फॉरगेट करने को आप ट्राई कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं मॉर्बिड और एबनॉर्मल। दो टाइप हो गए। अभी कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, आपको क्या लगता है कॉजेस क्या क्या हो सकता है? अच्छा, इतना समझ आया? ये सुन नो, फटाफट बोलिए, इतना समझ आया? ओके, अभी देखिए कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग है, यहाँ पे कॉज ऑफ फॉरगेटिंग मेंशन है, आप एस लगा दीजिएगा, बेटर रहेगा बिकॉज मल्टीपल कॉजेस है, मल्टीपल रीजंस है, कारण बहुत सारे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो आप कौन सी चीजों को भूल जाते हैं, आपको क्या क्या याद है, देखिएगा। एग्जाम्स के लिए ना पहले बता दूं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बोला है कि आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, कॉजेस, क्या क्या लिखना है, एक क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है इतना याद रखिए, हेडिंग क्या क्या देना है। उसके अंदर में इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पॉइंट्स कहीं पे याद नहीं आता है, ठीक है, पॉइंट्स याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके लाइफ के साथ भी तो वो लिंक्ड है ना, एक चीज को आप भूलने को ट्राई कर रहे हो, तो भूलते कब है, when you try to forget it, कब आप ट्राई करते हैं कि इस चीज को मुझे भूल जाना है, क्यों ट्राई करते हैं, जब कंटेंट मीनिंगलेस हो, कोई बातें बहुत ही घटिया होते हैं या मीनिंगलेस होते हैं, उस टाइम हम भूल जाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी फॉर योर लाइफ, ये आपके लाइफ के लिए जरूरत नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। ये पहला चीज है, मीनिंगलेस ऑफ कंटेंट। So we forget meaningless and useless content as compared to meaningful and useful content. So first of all, आप क्या करते हैं ना, जब आप कोई चीज को भूलना चाहते हैं, ये आप नेचुरली होता है इसलिए आपको पता नहीं चलता है। जैसे कि दो चीज हुआ, पहले आप जब एमएससी में थे या फिर एमए कर रहे थे, बीए कर रहे थे, जब भी पढ़ रहे थे, तब आपको बीए के जो सब्जेक्ट्स थे वो इम्पोर्टेंट लगे, तो आप उसी टाइम में उसको ही पढ़ते थे। अभी क्या है, आप बीएड में आ गए, तो बीएड में आप ट्रेंड हो रहे, ट्रेंड टीचर्स बन रहे, तो ये सब पढ़ रहे। अभी क्या होता है, जितना बीए के साथ जो जो टॉपिक लिंक्ड है,
अब उतने को याद रखो, बीए के सारे टॉपिक्स, बाकी क्या होगा, धीरे धीरे 2 साल में आप भूल जाएंगे। तो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में पहले तो आप डिसाइड कर रहे हैं वेदर यू वांट दिस कंटेंट और नॉट, आप इसको चाहते हो या नहीं चाहते। ये सारे मटेरियल्स आपके लाइफ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मेमोरी में स्टोर करेंगे तो हैवी हो जाएगा, नहीं चाहिए तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आप भूलना स्टार्ट करते हैं अगर टच में नहीं रहते। टच में नहीं रहना मीन्स होता है भूल जाना, ठीक है। सो वी फॉरगेट मीनिंगलेस यूजलेस कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा चीज जरूरत है, कौन सा चीज जरूरत नहीं है, उसके अंदर पहले जानो। सो आपको जो चीज जरूरत लगता है, दैट मीन्स जो कंटेंट और जो इंफॉर्मेशन आपको सही लगता है, आपके लाइफ के लिए यूजफुल होता है, उसको आप क्या करते हैं, याद रखते हैं। एंड जो चीज यूज नहीं होता है, यूजलेस है, उसको आप क्या करेंगे, मीनिंगलेस बोलेंगे, बिकॉज उसका कोई मतलब ही नहीं होता है कि याद रखो, तो उसको भूल जाओ, ठीक है। तो पहले होता है कंपैरिजन, उसके बाद हम जो भी भूलेंगे स्टेप लेंगे। बिकॉज मीनिंगलेस कंटेंट डजंट लीव एनी इम्प्रिंट ऑन द माइंड एंड इट फेल्स टू एस्टैब्लिश एनी रिलेशनशिप विथ लाइफ। अभी देखिए एक चीज बताती हूँ, जैसे कि एक छोटे बच्चे का माइंड है, हमेशा अगर कोई सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि कुछ कुछ टाइम पे होता है ना, इतने सारे सेंटेंस याद नहीं रहते, तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक छोटे बच्चे का दिमाग बनाइए। सो मैंने यहाँ पे दिमाग बनाया, ठीक है। जैसा किसी को अगर बनाना नहीं आ रहा है तो आप एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सा बना दो, एंड क्वेश्चन मार्क को भी आप वैसे ही समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्टली बनाया, ऐसे रहता है, यहाँ पे यहाँ उसके कान रहेंगे, ऐसे हो गया। अभी देखिए इंफॉर्मेशन, सपोज थिंक कर लीजिए मुझे ये कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, टिक कर दी, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन मेरे पूरे लाइफ में हेल्पफुल होगा, एंड ये इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ लिंक्ड है। सो दैट इज कॉल्ड मीनिंगफुल, जरूरत वाले काम है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, सो अभी इसके साथ लिंक्ड है, मीन्स ये भी मीनिंगफुल हो गया। तो इसको भी धीरे धीरे एब्जॉर्व करना स्टार्ट करेगा, मीन्स ब्रेन में स्टोर करना स्टार्ट करेगा, तो ये हो गया स्टोर। अभी जो कंटेंट यूजफुल नहीं है, सपोज आप थिंक कर लो यहाँ पे, मैं पहले क्लियर करती हूँ उसके बाद। सपोज ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्या हो गया, आपको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्रॉस मैंने कर दिया। दैट मीन्स धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। डिलीट तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता, तो इसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग, जिसको हम भूल जाते हैं धीरे धीरे। सो ये क्यों आपने भूला, बिकॉज ये तो पहला यूजलेस थिंग है, उसके बाद इसका ना कोई भी इम्प्रिंट नहीं रहता। जैसे आज आप कोई काम किए बट वो इतना जरूरत नहीं था, तो 2 दिन के बाद उसका जो इम्प्रिंट रहता है, मीन्स आप जो काम को बहुत फोकस के साथ करते हैं। सो सपोज यू कैन ड्रॉ ए पिक्चर विथ वेरी फोकस माइंड। सो आपने फोकस माइंड के साथ एक कुछ ड्रॉ किया, ये कुछ बनाया, तो उसको आप हैप्पीली उसको बहुत सालों तक याद रखते हो। अगर उसमें फोकस नहीं है, आप चाहते नहीं हो कि वो चीज़ याद रहे, तो आप क्या करते हो, उसको डिलीट करते हो। तो यहाँ पे वो क्यों नहीं हुआ, बिकॉज उसका इम्प्रिंट नहीं रहा। इम्प्रिंट मीन्स जैसे कि हम बोल सकते हैं उसका नक्शा या फिर छाप नहीं रहा, ठीक है। जैसे आप एक क्लास में बहुत अच्छा पढ़े एंड टॉप कर लिया, तो ये टॉप जो वर्ड है, ये आपके माइंड में फिक्स्ड हो गया टिल डेथ। तो ये उसका क्या है, इम्प्रिंट है, उसका जो नक्शा बोल सकते हैं, आपके दिमाग में छप गया कि मैं टॉप क्या हूँ, मैं इतना पढ़ा था इसलिए किया, मेरा ये बेनिफिट हुआ उससे, तो ये चीज रहना चाहिए। बट आप अगर फेल हो गए तो उसको ट्राई करते ना अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो चीज हेल्पफुल नहीं है, तो उसका छाप नहीं छोड़ा जाता, उसको हमें भूलना पड़ता है, बिकॉज दूसरे चीजों के साथ वो रॉन्ग रिलेशनशिप या रिलेशनशिप बना ही नहीं पाता, संपर्क बना नहीं पाता, इसलिए वो मीनिंगलेस थिंग है, तो उसको भूल जाना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। तो पहले जब भी आप कोई चीज़ को देखेंगे तो पहले डिसाइड करेंगे कि ये जो कंटेंट है, दैट कंटेंट इज नेसेसरी और नॉट। ये पहले नेसेसरी है, जरूरत है या नहीं है। इफ नेसेसरी देन क्या करेंगे, उसको रखना है और डिलीट करना है, ठीक है, फॉरगेट करना है। अभी देखिए टाइम लैप्स,
टाइम लैप्स क्या होता है? वी फॉरगेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मीन्स, पैसेज मीन्स होता है रास्ता या पथ। समय के पथ के अनुसार, मतलब जैसा जैसा समय गुजरता है, ठीक है, उसके साथ हमारा मेमोरी धीरे धीरे वीकन होना स्टार्ट करता है। सपोज आप 10 साल पहले किसी भी एक दोस्त को मिले थे, अपने दोस्त को, ठीक है, बट आप 10 साल के बाद ना उसे भूल गए हो टोटल। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका मिलना जुलना नहीं है, बातें नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो आप भूल गए। तो ऐसा ठीक है। So we forget with the passage of time, memory weakens with the passage of time and forgetting strength. So आपको strength कहाँ मिला? फॉरगेटिंग को स्ट्रेंथ मिल रहा है बिकॉज आप एक पर्सन के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, या फिर उसके बारे में जानते नहीं है, या फिर कोई भी स्टडी को आप उतना फोकस से नहीं किए हैं, तो वो टाइम के साथ आप क्या करेंगे? भूल जाएंगे। एंड जो चीज़ याद रहना चाहिए, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन को जैसे आप फॉरगेट कर दिए, तो उसके ऑपोजिट कोई एक स्ट्रॉन्ग वाला चीज़ तो रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको मेमोराइज करेंगे। जो चीज़ भूलना चाहिए भूल जाएंगे। टाइम के साथ वो होता है। अभी नेक्स्ट चलिए, जैसे कि इसको अगर फॉरगेटिंग होता है, कोई चीज़ आप फॉरगेट करते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज। सो लॉन्ग द नॉलेज और एक्टिविटी इज नॉट रिपीटेडली एक्सरसाइज्ड। एक्सरसाइज का क्या काम होता है? ठीक है, इट ग्रेजुअली फॉरगेट, एंड फॉरगेटिंग ऑकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज, देयरफॉर मोर एक्सरसाइज इज हेल्पफुल इन मेमोरी। तो ये बोल सकते हैं कि फेडिंग अप मेमोरी और फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस। जैसे कि आप अगर कोई अच्छा चीज़ आपने किया, लाइफ में बहुत अच्छा चीज़ किया, आपने एक बिजनेस किया, बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस हो गया, एंड उसमें आप ना जितना चीज़ें आपने कमाया, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, नाम मिला, नेम फेम पैसा सब मिला, तो आप क्या करते हो? मल्टीपल वर्क्स में उसे इन्वॉल्व कर देते हो, पैसे को इन्वॉल्व कर देते हो, आपके रेस्पेक्ट को डिफरेंट वेज में आप यूज करते हो, आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप शो करते हो, ऐसे करते हो। अभी क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज डेली आपने उसी काम के ऊपर एक्सरसाइज किया, मीन्स वर्क किया। ठीक है, जैसे कि आप जिम जाते हैं या फिर कोई काम सीखते हैं, तो रेगुलरली उसी काम के साथ लगे हुए हैं, तो उसको बोला जाता है एक्सरसाइज, वर्कआउट करना। हर एक दिन वही सेम चीज को रिपीटेडली करना, तो वो आपके हैबिट में हो गया, हैबिट में रह गया। जैसे कि हमें हर दिन 10 बजे सोना है, तो आप 10 बजे हर दिन सोइए, ठीक है, एक दिन आप 11 बजे सोइए, तो उसके बाद क्या होगा? 10 बजे से 11 बजे के टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, तो वही होता है हैबिट, क्योंकि 10 बजे तक आप सो रहे थे, बट अभी नेक्स्ट से आपने क्या किया? एक दिन आपने उस टाइम को चेंज कर दिया, 11 कर दिया। अभी उसके नेक्स्ट क्या होगा? अगर 11 से आप क्या किए, 11 बजे आप 10 दिन और भी वैसे हैबिट बना लिए कि 11 बजे ही सोना है, तो नेक्स्ट फिर क्या होगा? अभी 10 बजे का हैबिट था, वो चेंज हो जाएगा 11 बजे पे। तो हैबिट, हैबिट डिपेंड करता है एक्सरसाइज के ऊपर, कितना आप एक्टिवली उस वर्क को परफॉर्म करते हैं एवरी डे। ओके, इफ आई एम परफॉर्मिंग दिस वर्क एवरी डे, दैट मीन्स हम उसमें क्या हो जाएंगे? फ्लुएंट हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे से करेंगे। सो वही चीज बताया गया, सो लॉन्ग द नॉलेज और एक्टिविटी इज नॉट रिपीटेडली एक्सरसाइज्ड। अगर कोई चीज या कोई ज्ञान भी आपको आता है, ज्ञान आपने लिया है, नॉलेज रखा हुआ है कोई चीज का, एंड उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस नहीं करे, रिपीटेडली वर्क नहीं करे, तो क्या होगा? धीरे 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 आप भूल जाएंगे। फॉरगेटिंग ऑकर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज आप रिपीटेडली वही चीज को नहीं दोहरा रहे हैं, तो आप वो चीज को भूल गए। ठीक है, एंड देयर फॉर मोर एक्सरसाइज इज हेल्पफुल इन मेमोरी। इसलिए हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है मेमोरी के लिए। ये एक्सरसाइज आपका जिमिंग नहीं है, ये एक्सरसाइज आपका जो वर्कआउट रहता है वो नहीं है, ये कोई भी एक्टिविटी के साथ जो आप रिपीटेड फंक्शन करते हो, रिपीटेडली उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, उसके ऊपर है। जैसे आप कुकिंग हर दिन करते हैं, तो कुकिंग जितना आप हर दिन करेंगे उतना ही आप अच्छे से सीखेंगे। ये प्रैक्टिस है, ये लर्निंग कभी भी एंड नहीं होता। वैसे हर एक चीज, हर एक काम, every work needs exercise, or every work needs particular repetition, and that repetition should be based on memory. If repetition is not there, then forgetting is involved. So उस प्रोसेस में फॉरगेटिंग इन्वॉल्व हो जाएगा, एंड फॉरगेटिंग हो गया तो चीजों को आप भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इसका ऑपोजिट में मैंने कुछ ब्रैकेट में लिखा याद करने के लिए, फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस। अगर एक्सरसाइज नहीं होता है तो आप फेड अप हो जाता है, मीन्स आपका माइंड ब्लैंक आउट हो जाएगा, धीरे 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 आप चीज़ों को भूल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम में आप बोलते हो ना,
आज आपने बहुत कुछ पढ़ा, कल भी ये हम एग्जाम्पल कर रहे थे कि आज आपने बहुत कुछ पढ़ा, कल एग्जाम है। बट क्या होता है, कभी कभी हॉल में जाके ऑल ओवर अगर आप देखें तो कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद आती है, कुछ चीजें आप भूल जाते हैं। ये होता है फेडिंग अप। ठीक है? क्यों? बिकॉज आपने एग्जाम से पहले मैक्सिमम कितनी बार उस चीज को पढ़ा होगा, 2 to 3 टाइम्स। ठीक है? बट आपसे बेटर किसी ने उसको 10 टाइम्स किया होगा, तो वो बेटर लिखेगा। ठीक है? ये कंपैरिजन होता है। कैसे आप कोई चीज को भूल रहे हैं, फेडिंग हो रहा है उसमें। जैसे आप कपड़े को बार बार यूज करते तो फेडिंग हो जाता ना, फेडिंग अप होता है। वैसे ही कलर चला जाता है, वैसे ही ये मेमोरी भी है। अगर उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम रिपीटेड नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट चलता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल इलनेस। अभी जिनको बीमारी रहता है भूलने का, क्यों होता है? बिकॉज उनका फॉरगेटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आई थिंक। मेंटल इनएबिलिटी हो गया, बीमार है, मेंटल इलनेस है, मानसिक अवस्था अच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं मानसिक, सॉरी, मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है। सॉरी, थोड़ा लग गया, टंग ऐसा हो गया, सॉरी फॉर दैट। सो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल इलनेस। अभी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है बोलिए? बहुत सारी बातें एक साथ याद आ रहा है। ठीक है? एट अ टाइम कभी कभी होता है सर में बहुत प्रेशर लगता है एंड बहुत सारा वर्क लगता है, तो वर्कलोड इतना हैवी हो जाता है, जैसे लग रहा है कुछ थॉट्स इधर से आ रहे, कुछ थॉट्स उधर से आ रहे, मैं कौन सा काम करूं, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है। सो उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है? मेंटल कन्फ्लिक्ट, बिकॉज यू कैन नॉट डिसाइड किधर जाना है, किधर करना है, कौन सा काम करना है आगे। ठीक है? सो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल इलनेस। सो सिचुएशन लाइक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और मेंटल इलनेस, मानसिक संतुलन जो गवा देते हैं, या फिर मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ा हुआ है, मानसिक अवस्था जिनका नहीं है सही, या फिर मानसिक अवस्था के हिसाब से वो बीमार है बहुत, तो ऐसे पर्सन में क्या होता है, वो पीपल जो है ना, फाइंड हिमसेल्फ अनएबल टू रिटेन। वो खुद को देखते कैसे हैं कि वो उनको कुछ भी याद नहीं है। जैसे हम हर एक चीज में रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं ना, कि इसमें कोई चीज का परछाई है क्या, ये इंफॉर्मेशन इसके साथ कनेक्टेड है क्या। ठीक है? सो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप कोई दुकान में कपड़े खरीदने जाते हो, ठीक है? पर्टिकुलर देखिए, सारे कपड़े, अब तो हम सारे इंसान हैं, क्यों सारे रंग पसंद नहीं आ रहे? अपना चॉइस है, हैबिट है। सारे कपड़े क्यों पसंद नहीं आ रहे? बिकॉज अपना साइज है, हैबिट है, थोड़ा अट्रैक्टिवनेस, वो जो चीज होता है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये जो छोटे छोटे से चीज है ना, ये आपके नॉलेज एंड मेमोरी के साथ लिंक्ड है। आप क्या थिंक करते हैं, उस कपड़े में आपका रिफ्लेक्शन देखते हैं कि ये कपड़ा मैं पहनूं तो बेटर दिखूंगी। ठीक है? या फिर मैं ऐसा कपड़ा पहनूं तो बेटर लगूंगा, हैंडसम लगूंगा। ये सब थिंग होता है। तो ये जो माइंड में रिफ्लेक्शन आता है, ये मेमोरी है। मेमोरी ही डिसाइड करने को आपको देता है कि आप इस कपड़ों में पहले भी पहन चुके हो, ये बेटर लग रहा था, तो ये पहनेंगे तो बेटर लगेंगे। तो ये चीज है। अगर वो चीज आप भूल जाए, अनेबल हो जाए, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू conflict, sorry, you are not able to overcome this conflict or mental illness, then क्या होगा? Particularly you are not connected your memory with that ऑब्जेक्ट और दैट सिचुएशन और दैट थिंग। उस चीज के साथ अपने मेमोरी को जोड़ नहीं पाएंगे। सो क्या होगा, धीरे धीरे आप उस चीज को भूल जाएंगे। एंड उस टाइम पे क्या होता है ना, आप मैक्सिमम टाइम पे रास्ते में देखते हो बहुत सारे वेगर्स रहते हैं जो कि ऐसे मेंटल इलनेस वाला हालत में रहते हैं, तो उनको यही प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो वैसे कपड़े पहनता है। ठीक है? यही चीज है। जिनका जैसे कि ओल्ड एज में जब पर्सन जाते हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है? एंड कुछ कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक आपके बुक में भी ये मेंशन है, इंडिविजुअल डिफरेंस में एक टॉपिक था, इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि नागार्जुन स्टूडेंट्स का है, एंड आपका भी था, प्रीवियसली था, इस साल के पेपर में नहीं है, ये हट गया। सो उसमें मेंशन था एडी, सॉरी, एएसडीएच, या फिर बोल सकते एडीएच। बहुत सारे डिजीज है, ऑटिज्म। ठीक है? मेंटल इलनेस, जिसको हम बोल देते हैं कि ये लोग पागल हो गए। बट क्या होता है, मेमोरी लॉस हो रहा है उनका। उनका ब्रेन सेल्स जो है वो एक्टिव नहीं है, या फिर डेड हो रहा है रिपीटेडली, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ सिचुएशन हो, घर पे कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, या फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है इसलिए हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है? अभी देखिए, एंजाइटी, आप सोचते हैं आपका मेमोरी सेल डिलीट नहीं हो रहा है,
बट मैक्सिमम टाइम अगर मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, रात को आप बहुत देर तक जागते हैं, किसी का हैबिट है, उनका मेमोरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा बहुत जल्दी। ये रीज़न है कि मेमोरी सेल रात में बहुत धीरे वर्क करता है, ठीक है? स्लो वर्क करता है एंड उसी टाइम हम उसको प्रेशराइज़्ड करते हैं कि वो यूज़ करे, मैक्सिमम उसका कैपेसिटी को यूज़ करे रात में पढ़ने के लिए। तो वो चीज़ क्या होता है, कुछ दिनों तक बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वीक होना स्टार्ट करता है एंड जब मेमोरी सेल लॉस होता है तो आपका मेमोरी लॉस भी होगा, उसके साथ आपको नींद नहीं आती है प्रॉपरली, आपका डाइट भी चेंज हो जाता है, आपका बॉडी शेप भी चेंज होता है, हर एक कुछ में प्रॉब्लम आता है एंड और एक रीजन है एंजाइटी, चिड़चिड़ापन। ठीक है, हिंदी बच्चे आप लोग चिड़चिड़ापन लिख सकते हो, बिकॉज एंजाइटी में क्या होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा ही आप भूल जाते हैं एंड भूल जाते हैं उसकी वजह से भी एंजाइटी आता है। पहले तो एंजाइटी आया उस चीज के लिए भूले, फिर भूल जाते हैं उसके लिए भी एंजाइटी आता है, मीन्स गुस्सा आना, अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। एंजाइटी ऑल्सो कॉज इन एनहांसिंग फॉरगेटिंग। ठीक है, ये फॉरगेटिंग को बढ़ावा देता है, दैट मीन्स विस्मृति को। अभी फॉरगेटिंग मीन्स मैं इतने टाइम से कल ही बोल दी थी कि ये विस्मृति है, मीन्स आप स्मरण नहीं कर सकते कोई चीजों को, तो ऐसा है। एन इंडिविजुअल फॉरगेट्स मेनी थिंग्स और डज दैम रॉन्गली व्हेन ही इज एंसियस। दैट मीन्स जब ना एंजाइटी होता है किसी पर्सन को, तो वो कोई चीजों को भूल जाता है या फिर वो गुस्से में करता है एंड गुस्से में चीजों को हम भूल जाते हैं, रॉन्गली परफॉर्म करते हैं, रॉन्गली उसको कर लेते हैं, तो वो चीज होता है एंजाइटी का। अभी देखिए लर्निंग मेथड्स। When the teacher doesn't use the methods which are according to the physical, mental, emotional, social levels of the child, then the forgetting occurs more by the यूज ऑफ दिस मैथड। अगर मैं क्या करूं कि आपको मुझे पढ़ाना है, ठीक है, सपोज थिंक कर लीजिए, मैं थिंक का बोलती बहुत ज्यादा, लेट इट बी कि आप लोग सारे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत बेटर रहता है, बट फेस टू फेस इंटरेक्शन के बदले हमने क्या किया, ड्यू टू एनी पैंडेमिक सिचुएशन हमने ऑनलाइन क्लासेस की। अभी ऑनलाइन क्लासेस में आप जानते हो, यू नो बेटर दैट ऑनलाइन क्लासेस में हम जितना अच्छे से समझते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन में उससे ज़्यादा अटेंशन देते हैं एंड बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये रीज़न होता है बच्चों के लिए कि उनके जो, जैसे कि ये विकास का समय है ना, डेवलपमेंट का टाइम पीरियड क्या है, चाइल्डहुड पीरियड या इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंसी टू एडल्टहुड, ठीक है, ऐसा प्रोग्रेस होगा। सो एडोलेसेंस तक तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है सब चीज़ों का, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारा। सो इसी टाइम में अगर लर्निंग मेथड्स प्रॉपर नहीं हुए, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चरिंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल, ये सारे बच्चों को हमने नहीं सिखाया, तो उस मेथड्स को अगर वो पूरा ग्रोथ हो गया एंड उसका ग्रोथ सारा रॉन्ग वे में चला, उसके बाद हम मेथड्स को डाल दिए, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो सारी चीजों को भूल जाएगा। अभी मेथड्स होता है विधि। अगर एक टीचर, एक शिक्षक या शिक्षिका अच्छे से मेथड्स को, विधि को यूज नहीं करते बच्चों के डेवलपमेंट के हिसाब से, विकास के हिसाब से, तो बच्चों के अंदर फॉरगेटिंग, विस्मृति का, या फिर स्मरण जो नहीं कर सकते, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी या फिर वो क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अगर उसके बाद फिर से यूज किया जाए कि वो चीज तो वो भूल चुके हैं, फिर अभी 20 इयर्स के बाद उनको हमने डाल दिया कि तुम अभी कॉलेज लाइफ में मेथड्स को पढ़ोगे, तो उनका इंटरेस्ट और नहीं आएगा, बिकॉज बचपन से उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैक्सिमम टाइम में अभी बच्चे स्कूल जाते थे तो बहुत इंटरेस्ट के साथ वो खेलते थे, पढ़ते सब करते थे। अभी ऑनलाइन हुआ तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, इसी का रीजन है। ठीक है, लर्निंग मेथड्स के ऊपर। अभी देखिए लास्ट, intoxicants. Intoxicants, excessive use of different types of intoxicants has ill effect on mind and memory power weakens. अगर कोई इंसान को बहुत ज्यादा ही ड्रग्स दिया जाता है, अभी ड्रग्स मीन्स ये तो है आपका कोकेन, ब्राउन शुगर, वो सारे हो गए, उसको छोड़ के भी और भी चीज है, जैसे कि आप मेडिसिन लेते हो ना, मेडिसिन को भी आपको ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, हमारी बायोलॉजी में उसको हम ड्रग्स बोलते हैं, बिकॉज ड्रग्स या मेडिसिन, जो भी आप, एक भी मेडिसिन जैसे पैरासिटामोल, अगर रेगुलर वो चीज लिया जाए ना, वो हैबिट में आ जाता है। कोई भी चीज, जैसे किसी को हेडेक का प्रॉब्लम है, किसी को बॉडी एक का प्रॉब्लम है, बॉडी में दर्द रहता है, या फिर गैस ट्रबल्स है, तो कुछ भी अगर रेगुलर पे एक ही टाइप के मेडिसिन को आप हर दिन दोहराए, तो वो हैबिट में आ जाता है एंड उसका काम
वो भूल जाता है। तो उसका भी चीज़ होता है। इसलिए जो लोग ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोक करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि वो ये सब करके थोड़ा हल्का फ़ील कर रहे हैं। दैट मीन्स वो बहुत सारी चीज़ों को भूल गए, फॉरगेटिंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं? बिकॉज़ ये सारा हैबिट में आ गया। हैबिट की वजह से वो क्या करता है कि डायरेक्टली मेमोरी सेल को, ब्रेन के जो कोशिकाएँ हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देता है, बंद कर देता है। अभी जैसे ही बंद कर दिया, आपका मेमोरी पावर वीक हो गया। ठीक है? अभी वीक हो गया मीन्स आप सारी चीज़ों को भूल जाएँगे एंड आपके तबीयत में क्या आएगा? सुधार नहीं आएगा, खराब होना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स इल इफेक्ट शो होगा। इल इफेक्ट शो होगा। ठीक है? अभी थ्योरीज़ ऑफ फॉरगेटिंग है। ये थ्योरीज़ ऑफ फॉरगेटिंग वही एनग्राम्स के ऊपर ही है, मेमोरी ट्रेसेस के ऊपर है। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा है, यहाँ पे आप ना लिखें तो चलेगा। मैं आपको ग्राफ समझाती हूँ क्योंकि ये तो नहीं चाहिए। तो ये टर्म हम यूज़ करते हैं रिहर्सल, रिहर्स करना। एक्चुअली रिहर्सल हम नहीं बोलते, रिहर्सल। तो रिहर्सल क्या होता है? बार बार रिपीट करना, सुनना, फिर रिपीट करना, क्या गलत किए हो उसको करना। तो इसको बोलते हैं वन काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। अगर आप फॉरगेटिंग का ग्राफ देखें ना, जैसे कि अच्छा देखिए, अगर हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक बच्चा का ग्रोथ देखते हैं, ठीक है? एक बच्चा का ग्रोथ पहला स्टेज, दैट मीन्स आपका इन्फेंसी पीरियड में उसका जब ग्रोथ स्टार्ट होता है बहुत ही हाईएस्ट लेवल में रहता है। दैट मीन्स वो फटाफट ग्रोथ अपना स्टार्ट करता है। मैक्सिमम ग्रोथ करने के बाद धीरे धीरे अगर उसका टाइम लेफ्ट होता रहे या फिर वो भूल जा रहा है चीज़ों को, दैट मीन्स उसका जो आदत था वो चेंज होते गया, इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है। उसका एक्टिविटीज जो था वो रिड्यूस्ड हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि बच्चों को, छोटे बच्चों को इसलिए क्या किया जाता है? राइम्स जब पढ़ाते हैं रिपीटेडली पढ़ाया जाता है। ये सब इसलिए हो रहा है। ये सारे टॉपिक्स किसी को लग रहा होगा कि बहुत इजी है तो क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये आपको ना क्वेश्चन आते हैं, भाइवा में आते हैं, डेमो क्लासेस में पूछे जाते हैं। इवन इफ जब आप प्रैक्टिकल्स एग्जाम देने जाएंगे तब ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड ऐसा क्वेश्चन आप बोल नहीं सकते कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो आई कांट एक्सप्लेन इट। मैं बोल नहीं सकती, ऐसा नहीं बोल सकती, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि एक बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे समझाओगे विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट? कैसे पढ़ाना है? पनिशमेंट बिल्कुल ही नहीं दिया जाता बच्चों को। तो उसके हिसाब से क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, नहीं यूज करके भी कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज बीएड में आप पढ़ते हो। तो फॉरगेटिंग ऐसा चीज है, बच्चे क्यों बचपन में बहुत ज्यादा भूल जाते हैं? तो हम थिंक करते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं इसलिए उनका फोकस उस तरफ रहता है, या टीवी देखते हैं इसलिए भूल जाते हैं। नहीं, बिकॉज वो रिहर्स नहीं करते या फिर उसको मैक्सिमम टाइम ट्रायल नहीं करते। क्योंकि एक टाइम अगर कोई बच्चा गलत करता है, जैसे आप अपने लाइफ में एक चीज बहुत बार करते हैं, कब करते हैं? जब दो टाइप के होते हैं ये चीज। कैसे? एक इंसान होता है ऐसा पर्सनालिटी जहां पे आप एक चीज को दोहराते हो बट वो गलत हो गया, मेजर फॉल्ट बोल दिया कोई, या फिर मैक्सिमम अमाउंट के पैसे लॉस हो गए, आपके लाइफ का बहुत बड़ा चीज कुछ खराब हो गया, तो आप उसको क्या करते हो? रिपीट करना पसंद नहीं करते। ठीक है? और एक टाइप का पर्सन होता है जो क्या करते हैं कि इस गलती से मैंने कुछ लर्न किया, लेसन्स मिले मुझको, सो अकॉर्डिंग टू दिस लेसन्स वट एवर आई गेटिंग, सो उस एक्टिविटी से मैंने जो भी पाया, तो उसके अकॉर्डिंग में मैं प्रोसीड करूंगी, फिर रिपीटेडली उसको करूंगी, तो रिपीटेडली करने से सक्सेस मुझे मिलेगा। तो ये दो टाइप के पर्सनालिटी बच्चों में आते हैं। एक होता है जिनका आईक्यू लेवल आप बोलते हैं बहुत ही वीक है या एवरेज है, जो कि कोशिश नहीं करते हैं एंड बिना ट्राई किए बोलते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। तो उनमें क्या होता है? फॉरगेटिंग लेवल का जो कैपेसिटी है और इनएबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है। देयर इज नो कैपेसिटी, मतलब उनके अंदर थोड़ा भी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है? एंड दूसरा जो पर्सनालिटी बोली, उनके अंदर क्या है? हाई लेवल ऑफ कैपेसिटी है। दैट मीन्स उनका थिंकिंग एबिलिटी, उनका सोचने का, सोच के स्टोरेज का, या फिर समझना, या फिर रिपीटेडली याद रखना, वो चीज़ अच्छा है इसलिए वो रिमेम्बर करते हैं। तो ये ग्राफ वही शो करता है। ये ग्राफ ही इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। आप ओनली समझ के वन टाइम रीड करके रखिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। अब जब भी एग्जाम में आएगा, एग्जाम मीन्स ये एग्जाम नहीं,
इसमें नहीं आता है, ये थ्योरीज है ही नहीं, कुरुक्षेत्र के बुक में भी नहीं है। ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट थ्योरी था एंड ये नागार्जुना के बुक में है एंड उड़ीसा जो बीएड है उसके बुक में है। तो उसके अकॉर्डिंग ओनली याद रखिएगा कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं उसके साथ ये ग्राफ बढ़ते जाएगा। उसके बाद आप जब फोकस नहीं करते कोई चीज में तो ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे कमते स्टार्ट करेगा, मतलब टाइम के अनुसार वो धीरे धीरे कमना स्टार्ट करेगा। इतना याद रखें। इतना क्लियर है? यस और नो? ओके। अभी देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये नहीं चाहिए इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं किया बिकॉज़ ये साइकोलॉजी के ऊपर है थोड़ा-सा, क्या बोला गया, साइकोलॉजिस्ट क्या-क्या बोले हैं उसके ऊपर है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए, यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा-थोड़ा, ओनली डेफिनिशन देंगे, जितना मार्क की हूँ उतना कर लीजिएगा, मैक्सिमम मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, थोड़ा-थोड़ा मार्क है। हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे कोई? नोट में अगर लिखना है तो आप क्या मार्क करेंगे कि एग्जाम के लिए नहीं लिखना है तो साइड में क्रॉस करके रखेंगे। ओनली फॉर एंट्रेंस इतना कर सकते हैं, इतना मार्क करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? ओनली फॉर एंट्रेंस और ओनली फॉर ओटीईटी सीटीटी इतना मेंशन करेंगे। आपके इस एग्जाम के लिए नहीं चाहिए, ठीक है? अभी देखिए नेक्स्ट, दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है? प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। अभी प्रो मीन्स क्या होता है? आप बोलते हो प्रो मीन्स होता है कि जो बहुत ही एक्टिव रहता है या फिर बहुत ही अच्छा रहता है वो चीज़ बोलते हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो, इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो एंड वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो। दैट मीन्स एक्टिविटीज़ कर सकता हो। तो ऐसे चीज़ को हम प्रो बोलते हैं। बट यहाँ पे प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव, हाँ, बोलिए? प्रोएक्टिव से फिर से लिखना है। बीच का ओनली इतना पेज छोड़ना है आपको, इस पोर्शन को छोड़ना है यहाँ से। थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग से ये ग्राफ तक, इस पेज तक आपको छोड़ना है, ठीक है? प्रोएक्टिव से फिर से लिखते हैं। Okay. So proactive interference occurs when old memories hinders the ability to make new memories. इतना एक लाइन तो लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिखना है। थोड़ा सा याद रखेंगे, ओनली इंट्रो भी याद रखने से आप हर एक चीज को समझ सकते हो। क्या है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस? ये बोलता है कि जब when old memories hinders, जब आपका पुराने मेमोरीज क्या हो जाएंगे, वर्क करना बंद कर देंगे, दैट मीन्स उनका जो भी रोल था वो खत्म हो जाता है, तब उसका प्लेस तो कोई लेगा ना। जब पुरानी चीज खत्म हो जाती है या बहुत पुराने हो जाते हैं, आप क्या करते हो? रिप्लेस कर देते हो न्यू के साथ। वहां पे आप क्या करोगे? न्यू चीजें डाल देते हो। घर में अगर कोई चीज पुराना हो गया, जैसे पुरानी किताब बहुत यूज कर लिया, आपके क्लास के लिए नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं? अपने जूनियर्स को या भाई बहन को दे देते हो या लोगों को दे देते हो। बस यही चीज है, जब ओल्ड मेमोरीज हिंडर हो जाता है मीन्स उसका काम खत्म, तो आप क्या करेंगे? अभी उसके प्लेस में न्यू मेमोरीज को डालेंगे, ठीक है? न्यू मेमोरीज को डालेंगे। सो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स व्हेन ओल्ड मेमोरीज हिंडर्स द एबिलिटी टू मेक न्यू मेमोरीज। अभी प्रोएक्टिव मेमोरीज को आप क्या लिखेंगे हिंदी बच्चे? आप प्रोएक्टिव ही लिखेंगे। इसका वर्ड हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, बहुत ही ज्यादा संदर्भ ऐसा टाइप का वर्ड आएगा तो उसको मत लिखिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए। प्रोएक्टिव मेमोरीज ही लिखिएगा या प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस लिखिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है? इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस ओल्ड इंफॉर्मेशन इनहिबिट्स द एबिलिटी टू रिमेम्बर न्यू इंफॉर्मेशन। तो अभी क्या होता है? हिंडर द एबिलिटी। अभी मैंने बोला कि आप क्या करते हैं, मैंने एक कंडीशन दिया कि ओल्ड मेमोरीज जब पुराने हो जाते हैं या फिर उसका वर्क खत्म हो जाता है तो न्यू मेमोरीज रिप्लेस होता है। बट इस जगह पे क्या मेंशन किया गया है वो देखिए, कि ओल्ड मेमोरीज जितने पहले रहते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कि वो एग्जिस्ट करके रहे, ठीक है? जैसे कि पुराने चीज या कोई भी पुराने जमाने के लोग होते थे तो वो क्या करते थे, अपने थॉट्स को वैसे ही बनाए रखते थे। जितना आप पढ़ लिख के कुछ भी समझा दो वो नहीं समझते थे। तो वैसा चीज है कि न्यू चीजों को एक्सेप्ट करने नहीं देते ओल्ड मेमोरीज, ठीक है? तो ये रिप्लेस नहीं होगा। रिप्लेस करने से कौन मना कर रहा है? ओल्ड मेमोरीज मना कर रहा है कि न्यू चीजों को मत लाओ। न्यू इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, कुछ कुछ भी शिफ्ट हो जाते हैं बट सारे नहीं आ पाते। ये होता है प्रोएक्टिव, ठीक है? अभी रेट्रोएक्टिव क्या है? रेट्रो वर्ड कहाँ पे सुने?
जस्ट लाइक रेट्रो ईरा आपने सुना होगा, रेट्रो टाइम पीरियड सुना होगा। दैट मीन्स ऑल अबाउट 1780s का पीरियड जो है, उस पीरियड को हम रेट्रो पीरियड बोलते थे। उस टाइम पे जो सॉन्ग्स बजते थे रेट्रो सॉन्ग्स बोलते थे, पुरानी चीजों को बोलते हैं। अभी अभी देखिए क्या होगा, व्हेन ओल्ड मेमोरीज आर चेंज्ड बाय न्यू वंस, अभी ये चीज रिप्लेसेबल है। दैट मीन्स ये रिप्लेस हो रहा है। न्यू मेमोरीज आए, ओल्ड चीजें चले गए। जैसे कि अभी के टाइम के बॉलीवुड मूवीज हो रहे हैं, क्या है, पहले के जो मूवीज थे वो चले गए, अभी न्यू मूवीज आ रहे हैं। ठीक है, अगर वो मूवीज नहीं जाते तो न्यू भी नहीं आते, तो ये रेट्रो सिचुएशन भी नहीं आता, वही एवरग्रीन रहता एंड हमेशा चलते रहता। ठीक है, तो ये रेट्रो है। वैसे इंफॉर्मेशन भी होता है या फिर मेमोरी में आइडियाज भी होता है। कभी कभी मेमोरी को हटाने के लिए, पुराने मेमोरी नहीं हटाएंगे तो न्यू मेमोरी आएगा नहीं। अगर पुराने मेमोरी को हटा के न्यू मेमोरी आ गया तो उसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अगर पुराने मेमोरी न्यू मेमोरी को आने नहीं दे रहे हैं तो वो हो गया प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, इतना ओनली डेफिनेशन पार्ट लिखिएगा और ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि रिकॉल करना, प्रीवियसली जो याद है उसको रिपीट करना, ये सब लिखा है, तो उसको मत लिखिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सजेशंस पीटीओ है, मतलब पेज को हम टर्न ओवर करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है। सो इधर है, ठीक है। सो इसको भी नहीं लिखना है, ये पार्ट उसी के साथ है। ठीक है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, किस पोर्शन से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओनली जहाँ पे मार्क है प्रोएक्टिव का रेट्रोएक्टिव का वही तीन तीन लाइन देंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्यूज। ठीक है, बहुत सारे क्यूज होते हैं ना, ये क्लूज जैसे ही है। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी कोई कोई चीज़ों का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या है देखिए, क्यूज दैट कैन स्टॉप दिस टाइप ऑफ फॉरगेटिंग। अगर फॉरगेटिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, सो पहला तो चीज़ ये है सिमांटिक क्यूज। सिमांटिक क्यूज, अभी जो देखिए सिमांटिक मतलब होता है शाब्दिक विस्तार, शाब्दिक विस्तार। ठीक है, शाब्दिक विस्तार आप कर रहे हैं या फिर आप बोल सकते हैं सबके हिसाब से आप चलोगे तो वहां पे क्या करेंगे, पहले तो सिमांटिक क्यूज आर यूज्ड व्हेन ए मेमोरी इज रिट्राइव्ड बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द अनदर मेमोरी। अभी सिमांटिक क्यूज कैसा होता है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ कोई चीज, एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, आप लोग गेम खेलते हो वर्ड गेम्स। ठीक है, टैप, पी आया पॉट, फिर टी आया ट्री, ई आ रहा है एलिफेंट, ऐसे चल रहा है ना। मतलब उसके लास्ट लेटर से फिर से और एक वर्ड बन गया, अभी फिर से लास्ट लेटर या अल्फाबेट से और एक वर्ड बन गया। तो यहाँ पर भी ओल्ड मेमोरी के साथ न्यू मेमोरी का कोई लिंक्ड होगा। ठीक है, देखिए क्या है, सिमांटिक क्यूज आर यूज्ड व्हेन ए मेमोरी इज रिट्राइव्ड। आप जब मेमोरी को रिटर्न कर रहे हैं या फिर अपने स्टोरेज में फिर से ला रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद अनदर मेमोरी, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है और एक मेमोरी के साथ। ठीक है, आपको कोई फोटो नहीं चाहिए, जैसे आपके फोन में कुछ फोटोज आप डिलीट कर रहे हो। अभी हमारे फोन में एक ऑप्शन आता है 30 डेज का, डिलीशन का एक आता है कि 30 डेज के बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जिनको अभी 30 डेज के अंदर लगा कि मुझे ये फोटो चाहिए था या पिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो क्या करते हैं, अगेन रिस्टोर कर देते हैं। दैट मीन्स वो हो गया रिट्राइव। तो ओल्ड मेमोरीज को हमने रिट्राइव किया क्योंकि ये न्यू मेमोरी के साथ ये लिंक था या फिर एसोसिएट था या हमें जरूरत था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समवन फॉरगेट्स एवरीथिंग अबाउट हिज ट्रिप। कहीं आप घूमने गए थे एंड उस ट्रिप के बारे में आप भूल गए हैं पूरा। ठीक है, कौन से प्लेस में गए थे, कहाँ गए थे, कैसे घूमे थे, आपको कुछ याद नहीं है। ठीक है, कौन से सर्टेन फ्रेंड्स के साथ गए थे, कौन से दोस्तों के साथ गए थे, सब भूल गए। एंड दैट यूज causes him to recollect many more events of the trip। बट कुछ फ्रेंड्स अभी फिर से मिल गए 2-3 साल बाद, उस ट्रिप के बारे में आप पूरा भूल गए थे, बट कुछ दोस्त बाय चांस में मिल गए, या फिर आपने कुछ जब पिक्स अपने फोन में देख लिया, अरे मैं तो यहाँ घूमने गया था, ऐसे गए थे हम, ऐसे गए थे, ऐसे गए थे। तो ये इंफॉर्मेशन फिर से आपके माइंड में आ गया, आप भूल चुके थे बट
कुछ चीज तो आपने देखा ना, जिस चीज को आप देख के याद किए पुराने मेमोरी को, वो चीज होता है आपका क्यूज, सिमांटिक क्यूज, जो कि लिंक्ड बनाता है। तो जैसे यहाँ पे वर्ड्स बना रहे थे, टैप, पॉट, फिर टी आया तो ट्री, ई आया एलिफेंट, तो एक दूसरे के साथ ये वर्ड्स कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है। वैसे ही एक मेमोरी दूसरे मेमोरी के साथ जुड़े हुए हैं, सो दैट ओल्ड मेमोरी रिटर्न होके आ रहे हैं, बिकॉज आपको अभी चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिमांटिक क्यूज। अभी देखिए स्टेट डिपेंडेंट क्यूज। स्टेट डिपेंडेंट क्यूज, अब स्टेट मीन्स होता अवस्था, अवस्था के हिसाब से जो क्यूज लगाता है, दैट मीन्स उसके हिसाब से जो जरूरत होता है। सो दीज आर गवर्न बाय स्टेट ऑफ माइंड, आपके दिमाग की हालत के हिसाब से, मानसिक अवस्था के हिसाब से। और आप बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर समय में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका दिमाग का हालत क्या है, उसके हिसाब से आपका क्या क्या माइंड में चल रहा है, या फिर मेमोरी कैसे होना चाहिए। सपोज द इमोशनल और मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन, एक पर्सन का मेंटल स्टेट या इमोशनल स्टेट बहुत ही खराब है, एंड वो सारा चीज भूल गया, जैसे कि वो कहीं पे ड्रग्ड था, मीन्स कहीं पे वो बहुत ज्यादा ड्रग कर रहा है, या फिर ड्रग्स ले रहा है, अपसेट है, या फिर कोई एक पर्सनल चीज हो गई है, किसी के साथ झगड़े हो गए हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा हैप्पी है या फिर गुस्सा है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो वो चीज में क्या होता है ना, इस टाइप के क्यूज क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते, बिकॉज आप उस टाइम में क्या करते हैं, सारी चीज को भूल जाते हैं। जब गुस्से में रहते हैं, आप क्या बोलते हैं समझ नहीं आता। आप जब बहुत हैप्पी रहते हैं, तब भी आधा चीज समझा नहीं पाते दूसरे लोगों को। आप जब बहुत अपसेट रहते हैं, तो आप कौन से स्टेप्स लेंगे आपको पता नहीं, बिकॉज आप सारी चीजों को क्या करते थे, अदर चीजों को भूल जाते हैं, उसी सिचुएशन में जो चीज हुआ उसको याद रखता है। ये साइकोलॉजी है। बच्चों को भी काउंसलिंग चाहिए, इस वजह से ये सारे टॉपिक मेंशन्ड है। आप छोटे बच्चों को ओनली मारने से नहीं होगा, उनके साइकोलॉजी को समझना है, उनके विज्ञान को समझना है, मन के विज्ञान को, उनके अंदर क्या चल रहा है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, स्टेट ऑफ बॉडी क्या है, उनके बॉडी क्या नीड कर रही है, उनका माइंड क्या नीड कर रहा है, उसके हिसाब से, इसलिए ये क्यूज बने हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, बच्चों को समझेंगे एंड उसके मेमोरी को रिस्टोर करने के लिए हेल्प करेंगे, कि अगर एक टाइम पे वो इस ड्रग के वजह से या कोई चीज़ के हो जाने से अनहैप्पी है या अपसेट है, एंड वो चीज़ वो भूल गया है, तो उसको ये क्यूज क्या करेंगे, रिपीटेडली याद दिलाएंगे कि ये सारी चीज़ भी आपके साथ लिंक्ड है। ठीक है, देन देखिए कंटेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज, डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। कंटेक्स्ट जहाँ पे सुन लिए, दैट मीन्स ये होता है एक पर्टिकुलर कोई चीज के ऊपर निर्धारित है, पर्टिकुलर कौन सी चीज, जो चीज समाज और एनवायरनमेंट पर्यावरण के साथ लिंक्ड होते हैं उसके ऊपर। तो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज, ये डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन, कौन से अवस्था में है, कौन सा परिस्थिति है, कौन सा पर्यावरण है। ठीक है, अभी देखिए मेमोरी रिट्राइवल कैन बी फैसिलिटेटेड और ट्रिगर्ड बाय रेप्लिकेशन ऑफ द कंटेक्स्ट। अगर सिचुएशन, अभी रेप्लिकेशन मीन्स होता है कॉपीज बनना, या फिर एक ही चीज का बार बार दोहराना, हम बोल सकते हैं। हम एक्चुअली वर्ड को यूज किया जाता है बायोलॉजी में, रेप्लिकेशन मीन्स होता है आपका डुप्लीकेट, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन का डुप्लीकेट, कॉपी बनता है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा कॉपी बोल सकते हैं, जेरोक्स जैसे दिखता है वैसे कॉपी। सो आप कौन से टाइम पे कौन सा इंफॉर्मेशन को फिर से दोहराता है। सपोज आपका अभी सिचुएशन है, आप एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, थिंक करिए, आर्मी ऑफिसर हैं, बट आप अपने लाइफ में बहुत कुछ मिशंस में गए हो, ठीक है, बट अपने घर के कोई सिचुएशन के लिए आप आए हैं घर, एंड वहां पे आपको पता चला कि ये सिचुएशन क्यों हुआ है, बिकॉज आप वो सारे मिशन में गए थे, तो उसमें से कौन से मिशन में ये हुआ, ये इंफॉर्मेशन को जैसा आप रिट्राइव करते हो ना, वैसा है, ये सारे मूवीज में होता है, वैसे टाइप की इंफॉर्मेशन बेस्ड है। सो ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है, पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर होता है, कि बाय चांस में कोई किडनैप्ड हो गया, बाय चांस में कोई फैमिली इश्यूज आ गए, या फिर बाय चांस में घर पे ही झगड़े लग गए, तो ये रीजन क्या है, उसका जो रीजन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है या पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसको हम जानते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हो, तो उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज। हो गया, समझ आया इतना? यस और नो? यस और नो?
ओके। अभी देखिए, सजेशन थोड़े-थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं, ये सजेशन तक ही आपको कंप्लीट करना है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं करना है, यहाँ तक में आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है? और 3-4 पॉइंट है जहाँ पे मार्क किया गया है उतना ही लिखना है। अभी रिवीजन, फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस हम पढ़ रहे थे अभी कुछ टाइम पहले। अगर एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ को रिपीटेडली आप वही चीज़ को प्रैक्टिस करो, हैबिट में ला रहे हो, अपने हैबिट में ला रहे हो। तो रिवीजन मीन्स क्या होता है, वही प्रैक्टिस, ठीक है? रिवीजन मीन्स भी प्रैक्टिस। फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस कैन बी रिटेन्ड बाय रिवीजन, ठीक है? अभी उसको कैसे हम समझाएंगे किसी और पर्सन को, तो ना एक कंसेप्ट है छोटा सा, थॉर्नडाइक का कंसेप्ट। अभी थॉर्नडाइक कौन है? पहले भी आप थॉर्नडाइक का पढ़ चुके हैं, दैट इज आप पढ़ चुके हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है? मल्टी फैक्टर थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है। तो थॉर्नडाइक का कंसेप्ट वहाँ पे जैसे आपने पढ़ा था इंटेलिजेंस में, और एक कंसेप्ट मैंने बार बार रिपीट किया है 2 क्लास में, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, तो ट्रायल एंड एरर होता है, एक मैंने बिल्ली का कंसेप्ट बोला था, जैसे कि एक बिल्ली को मैंने क्या किया, पिंजरे में रख दिया, ठीक है? एक पिंजरा बना लिया, केज बना लिया, एंड केज में उसको डाल दिया। अभी एक बिल्ली तो रह गया, अभी उसको ना भूख लग रहा है, बिकॉज वो भूखा बिल्ली है, ठीक है? अभी केज में एक लीवर है, बंद है, ये क्लोज्ड है। अभी एक प्लेट में मैंने मछली डाल दिया, एंड उसका रिएक्शन देख रही हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होगा। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने टाइम में मैक्सिमम उसका इंटेलिजेंस कैसा काम कर रहा है, और कितने टाइम में ट्राई करके वो एरर फ्री हो रहा है। दैट मीन्स उसके जितने भी एरर्स थे वो सारे क्लियर हो रहा है, एंड उस एरर को क्लियर करते हुए वो उस लीवर को ओपन करता है, गेट को खोलता है, एंड बाहर आता है, एंड इसको खाता है, ठीक है? मैक्सिमम ट्रायल रिड्यूसेस योर एरर्स, आपके एरर्स को मीन्स गलतियों को छुपाता है। मैक्सिमम आप जितना ट्रायल करेंगे पॉजिटिव वे से, उतना ही ये सारी चीज छुपते जाएंगे। तो इसमें इसलिए इसका नाम मेंशन हुआ कि ट्रायल एंड एरर प्रोसेस आपका रिवीजन के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है? रिवीजन, विदाउट रिवीजन कोई एक चीज आप सीख नहीं पाते। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, उसमें ना बहुत सारे लॉज है, लॉ ऑफ प्राइमरी इफेक्ट, लॉ ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट, और लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज, ये सारी चीजें आएंगे जो कि आप लर्निंग टीचिंग में पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र बच्चे, एंड एएनयू बच्चे आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे। सो जो ये है लॉ ऑफ इफेक्ट, कोई चीज को अगर बार बार रिपीट किया जाए, उसका इफेक्ट आपके बॉडी में आएगा ही, ठीक है? जैसे कि कोई चीज को आप बार बार सोचते हो, तो आपको फील आता है ना कि ये चीज कभी कभी आप ड्रीम में भी देख रहे हैं, एंड वो सच भी हो गया, ठीक है? ये आपका ड्रीमिंग है, मीन्स आपका सेंस ऐसे ही काम कर रहा है, ठीक है? इसलिए बोला गया गुड ओरिजिनल इम्प्रेशन। अगर कोई चीज का इम्प्रेशन या छाप या नक्शा बहुत अच्छे से रह जाता है, आपके दिमाग में फिट हो गया ना, तो वो क्या होता है, उसको अगर रिपीट किया जाए तो गुड रिजल्ट्स ऑफ मेमोरी आएगा, अच्छा आएगा। क्या रिजल्ट्स आएगा? आपका मेमोरी बहुत स्ट्रांग बनेगा, आपका स्मृति बहुत ही स्ट्रांग बनेंगे, उसमें निर्दिष्ट और एक निर्धारण शक्ति आएगा, मीन्स आप पूरा फिक्स्ड हो गया, ऐसा टाइप का आएगा, ठीक है? ये रिवीजन का है। देन मोटिवेशन, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा था मेमोरी में। लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ मोटिवेशन क्या करता है, आपके मेमोरी को वीक कर देता है। आप यू कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क विदाउट मोटिवेशन। दैट मोटिवेशन लीड्स योर मेमोरी, योर इंटरेस्ट, और एनीथिंग whatever you want to achieve it, everything based on your motivation. So motivation also positive type और negative type, ये vary करता है person to person कि कौन सा मोटिवेशन चाहिए। नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स आप नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हो। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स आई कैन डू इट, आई कैन डू इट प्रॉपरली, आई कैन डू इट सॉरी इफेक्टिवली, एफिशिएंसी में बोल रही थी, इफेक्टिवली, और दैट इज कॉल्ड पूरे प्रॉपरली काम करना है। तो यहाँ पे मोटिवेशन क्या होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट और इच्छा शक्ति आप में अगर नहीं हो, तो मोटिवेशन भी आप नहीं होंगे, मोटिवेटेड भी नहीं होंगे ना। बच्चों में क्या होगा, कमी आएगा। क्या कमी? बच्चा कुछ चीज करता नहीं है, क्यों नहीं करता? बिकॉज उसको इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों इंटरेस्ट नहीं आता? आप उसे मोटिवेट ही नहीं करते हो कि करो, बार बार उसके पीछे लगो तो वो करेगा, ठीक है? द टीचर एंड द पेरेंट शुड क्रिएट जेन्युइन इंटरेस्ट। बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, जस्ट लाइक डिजायर्ड मटेरियल्स देना। बच्चा क्या करना चाहता है, उसको अगर कलर बुक्स
पसंद है, कलरफुल बुक्स दीजिए, पेन्स दीजिए, उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें डालो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा करेगा। सो ये चीज़ मोटिवेशन बताया। अभी टाइम गैप बिटवीन द टू लर्निंग एक्टिविटीज़, अगर सपोज़ आपको ना एक काम करने के लिए अभी दिया गया, ठीक है? आपका इंटरेस्ट एक काम में बहुत अच्छा है, जैसे आपको घूमना बहुत पसंद है, आप ये काम कर रहे हैं, अभी सडनली आप कुछ किलोमीटर्स गए हैं, ठीक है? 10 किलोमीटर्स जैसे चल गए हैं, घूम के आ रहे हैं, तो घूम रहे हैं वहाँ पे सडनली आपको ऑफिस से फ़ोन जाता है कि तुम्हारा छुट्टी कैंसल हो गया, तुम रिटर्न आओ, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है? तो ये जो चीज़ हुआ ना कि एक चीज़ में आप इंटरेस्टेड थे, वो कर रहे थे, सडनली आपको कुछ टाइम नहीं दिया गया कुछ सोचने के लिए एंड आपको फोर्सफुली लाया गया, तो आपका इंटरेस्ट इसमें कम हो जाता है। एंड इसमें भी गुस्सा में आप मेमोराइज्ड जो भी करके रखते हैं उस इंफॉर्मेशन, मतलब उस एरिया के बारे में जो भी आपको अच्छा लग रहा था, वो सारा चीज गुस्से में भूल जाते हैं। तो ये बोला गया, गिव सम टाइम गैप बिटवीन द टू लर्निंग एक्टिविटीज। जो भी दो काम कर रहे हो या जो भी दो काम सीख रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा गैप दीजिए। जैसे एक बच्चा अगर डांस सीख रहा है, डांस के तुरंत बाद ही उसको सिंगिंग मत सिखाओ, आधा घंटा 1 घंटा गैप दो, बिकॉज डांस के जो टाइम में डांस का जो इम्प्रिंट उसके माइंड में रह गया, वो सारा अभी उसके माइंड में चल रहा है, ठीक है? अभी चलते हुए वो क्या हो गया था, फिक्स था, बट हम क्या कर रहे हैं कि साथ ही साथ उसको सिंगिंग में डाल दिया, तो उसका ध्यान यहाँ पे नहीं रहेगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए दो काम के अंदर कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टाइम गैप मेंटेन करेंगे, गैप थोड़ा सा रखेंगे। सो गिव सम टाइम गैप बिटवीन दी टू लर्निंग एक्टिविटीज, जैसे कि स्पेशली हमारे साथ बहुत बार होता है। आपका पता नहीं, बट मेरा मेरा बताती हूँ। क्या होता है, अगर सपोज आज मेरा एग्जाम में कॉलेज में, मैंने आज एग्जाम दिया एंड 1 घंटा बाद फिर से बोला गया कि तुम्हारा और एक एग्जाम होगा, तो उसमें डिफिकल्ट ये चीज होता है कि मैंने पहला जो एग्जाम दिया था वो तो अच्छा गया, बट सेकंड जो एग्जाम दे रही हूँ उसमें पहला का ही सारा इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में चल रहा है, ठीक है? सेकंड का इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया, नहीं आ पाया, तो ये रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है? तो ये चीज होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी होता है, एंड टाइम गैप नहीं रहता है तब भी होता है। न्यू मटेरियल शुड बी प्रेजेंटेड ए लिटिल आफ्टर द इम्प्रेशन ऑफ द फर्स्ट हैव सेटल इन द ब्रेन। पहला चीज करो, पहला चीज करने के बाद उसको सेटल करो ब्रेन में, पहले फिक्स कर लो, उसके बाद दूसरा काम करो, दूसरा चीज करो, तो वो बेटर रहता है। अभी देखिए, लेट द चाइल्ड हैव नो फियर। अगर बच्चे को ना डर हो कोई चीज पे बहुत ज्यादा, तो वो चीज वो नर्वसनेस में भूल भी जाएगा, फॉरगेट कर लेगा। सो लेट द चाइल्ड हैव नो फियर और नर्वसनेस व्हेन यू वांट हिम टू रिमेंबर फैक्ट्स एट अ पर्टिकुलर ओकेजन। कोई भी चीज में कोई भी ओकेजन हो या फिर कोई भी समय में आप क्या करना चाहते हो, उसको कोई चीज को याद करवाना चाहते हो, ठीक है? उस टाइम पीरियड में उसको अगर बहुत ज़्यादा डर हो, उस किताब से हो या फिर आपसे हो, तो वो चीज़ वो पढ़ेगा नहीं। उसके माइंड में रिमेंबर ही वो नहीं करेगा। वो तो डरता है, डरने की वज़ह से वो रिपीट कर रहा है, बट उसका माइंड रिपीट नहीं कर रहा है। वो सिर्फ़ मुँह से अपनी रिपिटेशन चला रहा है, बट उसका माइंड रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है? इतना हो गया, ठीक है? अगर इसको और ज़्यादा ठीक करवाना है तो आर्ट मेकिंग, पज़ल गेम्स ये सब दे सकते हैं बच्चों को, थोड़ा-सा रिलैक्स करके फिर पढ़ाने के लिए, तो उनके अंदर डर नहीं रहेगा। इतना है, ठीक है? इतना समझ आया?